हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर अभिषेक दिबोलिया। URTS 2.2 का नेक्स्ट पेपर का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इज n। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो ये बेटा V/2L हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वायर में स्पीड होती है √T/μ, तो 1/2L और ये हो जाएगा रूट के अंदर T/μ, और म्यू को लिखेंगे रो इंटू S, और S होगा एरिया क्रॉस सेक्शन। अब जरा सवाल पढ़ो, आपने लेंथ को डबल करा, टेंशन को भी डबल किया और डायमीटर डबल करा, तो जो एरिया है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। यार अगर रेडियस डबल करेंगे हम तो जो एरिया है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए नई फ्रीक्वेंसी 1/2, यहाँ पे 2L होगा, रूट के अंदर ये 2T होगा, रो वही है और ये 4S होगा, ठीक है। अच्छा ट्रिपल्ड किया, सॉरी, अगर ये ट्रिपल्ड किया है तो ये 3 टाइम्स कर लो बेटा, तो ये हमारा डायमीटर 3 टाइम्स होगा तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा। ट्रिपल करा है तो ये देखो 3 टाइम्स होगा, ये भी 3 टाइम्स होगा और ये 9 टाइम्स होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 कटा, एक 3 बाहर आया, तो 1/3√3 बाहर आ गया, बाकी पुराना n आ गया ये, तो आंसर बेटा n/3√3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ट्रिपल किया गया है लेंथ को, टेंशन को और आपका डायमीटर को। डायमीटर का ट्रिपल होगा तो एरिया 9 टाइम्स होगा बेटा, ये 9 टाइम्स है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 organ pipes are each closed at one end, give 5 beats when emptying their fundamental notes. If their fundamental frequency are 250 Hz और 255, then their length, लो भाई, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L होता है। V/2 तो कांस्टेंट है यार, तो अगर V/2 कांस्टेंट है तो जरा बताओ F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। तो यहाँ पर अगर मैं L1/L2 बोलूँ तो ये इनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F2/F1 के बराबर हो गया। तो ये बताओ 255/250 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए तो 51/50 आएगा, 4th आंसर आएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बेटा। 2 वेव है, सेम फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू A² हो जाएगा यार। तो जरा बताइए, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड 5 है तो I1/I2 A1/A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखो 25/16 है और ये 5/A2 हमको निकालना है, तो यहां से A2 सीधा 4 आ रहा है बेटा, राइट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव ऑफ एम्पलीट्यूड ए मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड, तो BP मैक्सिमम इज 4 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। BP मैक्सिमम होती A ओमेगा मीन पोजीशन पे, और ये होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। A ओमेगा होता है 2πf, तो 4f लैम्डा, f से f गया, 2 से ये 2 गया, यहाँ 2 लैम्डा बचा, यहाँ A पाई बचा, तो लैम्डा बराबर आ गया A π/2, A π/2, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ए मैन क्रॉसेस द रिवर परपेंडिकुलर टू द वाटर। बताओ जब नदी में जस्ट अपोजिट एंड में पहुंचते थे तो टाइम लगता था T बराबर D, मान लो रिवर विड्थ है, रूट के अंदर V² - U², जहां पर V पर्सन की उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होती थी स्टिल वाटर में, जो उसकी एक्सरसाइज वाली वेलोसिटी होती थी, और U रिवर फ्लो होता था, और उतना ही डिस्टेंस वो डाउन स्ट्रीम में चला, तो उसको जो टाइम लग रहा है, पढ़िए क्वेश्चन, टाइम लग रहा है आपकी बार कैपिटल T टाइम, ठीक है। तो कैपिटल T हो गया बेटा D/B + U। तो हमको V/U पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहे हैं मैन स्पीड
इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ रिवर फ्लो, यानी v बाई यू निकालना अपन को, राइट। तो मैं तो कहूँगा d को बराबर कर दो, तो t इंटू रूट बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर t टाइम्स v प्लस यू, यार स्क्वायर कर दो तो t स्क्वायर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर t स्क्वायर v प्लस यू का होल स्क्वायर। तो बताओ यहां से t स्क्वायर ये हो गया v प्लस यू और ये v माइनस यू बराबर टी स्क्वायर v प्लस यू इंटू वी प्लस यू। तो v प्लस यू तो कट गया, यहां से बताओ टी स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर v प्लस यू अपॉन v माइनस यू, कॉम्पोनेंट डिवाइडेंड लगा दो, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बराबर v बाई यू। ये आंसर आएगा बेटा, ये हमारा आंसर आ गया थर्ड, v बाई यू का रेशियो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बॉडी क्रॉसेस द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ ए वर्टिकल सर्कल, बताओ वर्टिकल सर्कल में टॉप पॉइंट पर स्पीड रूट जीएल होगी, क्रिटिकल स्पीड कहाँ है, मतलब मिनिमम स्पीड। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, तो बताओ हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल सर्कल में जब बॉडी यहां होगी तो बताओ अगर यहां स्पीड रूट जीएल है तो यहां स्पीड रूट 3 जीएल होगी, राइट। यहां पे स्पीड रूट 3 जीएल होगी, तो यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC v स्क्वायर बाई एल 3g होगा यहां पर, और यहां पे स्पीड बेटा एनर्जी कंजर्वेशन से, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। A block of ice with mass m fall into a lake. After impact, mass m by 5 melt. Both of the block of ice and the lake have a temperature 0 degree. L represents the heat of fusion. Minimum distance of ice fell before striking the surface. तो mgh बराबर L इंटू डी एम बाई डी टी, या जो कि मास मेल्ट हो गया है। तो बताओ भाई ये एनर्जी मेल्ट कराने में गई तो यहाँ पे m बाई 5 मेल्ट हुआ और ये LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, m से m गया यार, तो h आ गया बेटा L बाई 5g, L लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, L बाई 5g आएगा पहला, एकदम सिंपल क्वेश्चन। एनर्जी कंजर्वेशन की जो mgh थी पोटेंशियल एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और उसने आइस को मेल्ट करा दिया। क्वेश्चन नंबर 8। एक m मास है, स्पेसिफिक हीट C है, टेम्परेचर 2T है, इसमें मिक्स करा गया है m बाई 2 मास, स्पेसिफिक हीट C और टेम्परेचर T, और इनका कॉमन टेम्परेचर मान लो T0 हो गया। तो यार ये हाई से लो आ रहा है, ये हीट को रिलीज करेगा, और ये लो से हाई जा रहा है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो एक तरफ से जितना हीट रिलीज होगा ms डेल्टा T 2T माइनस T0, m की जगह m बाई 2 2C, हाई टेम्परेचर है हमारा T0, तो T0 माइनस T, तो यहां देखो MC और ये MC कट गया, 2 से 2 भी कट गया, यहां पे बच रहा 2T माइनस T0 बराबर T0 माइनस T। तो यार ये 3T इज इक्वल टू 2T0, T0 आ चुका है 3 बाई 2T, ये आंसर है 3 बाई 2T, लास्ट आंसर हो गया बेटा, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं बेटे। A thin copper wire of length L increases by 1% when heated from temperature T1 to T2. What is the percentage change in area when a thin copper wire having dimension, लो भाई एरिया हमको 2L स्क्वायर दिया, तो A प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर है, तो अब तो समझ गए होगे एरर मेथड, परसेंटेज चेंज इन एरिया 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन लेंथ होगा, तो आंसर 2% आ जाएगा बेटा, ठीक है। एरर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। लेंथ ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इज ट्वाइस दैट ऑफ
ओपन पाइप की लेंथ ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ क्लोज पाइप। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप का 100 हर्ट्ज है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक, तो बताओ भाई V बाई 2L0 इक्वल टू 100 है। अब बताओ थर्ड हार्मोनिक क्लोज पाइप का, तो थर्ड हार्मोनिक 3V बाई 4L क्लोज। तो देखना 3V बाई 4L क्लोज की जगह L0 बाई 2 लिख दिया, तो ये आ गया 3V बाई 2L0, और V बाई 2L0 की वैल्यू तुम्हारे पास है ऑलरेडी 100, तो ये आंसर आ गया 3 इंटू 100 यानी 300 हर्ट्ज। ये आंसर होगा थर्ड 300 हर्ट्ज। 10 का आंसर सी बेटा। अब आते चलिए 11 नंबर। डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज 4 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। प्लैनेट की डेंसिटी 4 टाइम्स अर्थ की डेंसिटी का है। रेडियस 2 टाइम्स, प्लैनेट की रेडियस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है। तो मास बताओ जरा, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो खुद बताओ, ये 4 टाइम्स हो गया और रेडियस डबल है, तो ये 2 की पावर 3 हो गया, 8 32। तो मास जो हुआ वो 32 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ हो गया। ठीक, अब हमको सरफेस पर जी की वैल्यू, प्लैनेट के सरफेस पर जी, प्लैनेट की सरफेस पर, तो जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन आर प्लैनेट का स्क्वायर। तो जी मास ऑफ प्लैनेट हुआ 32 मास ऑफ अर्थ और रेडियस हुआ 2RE का स्क्वायर। तो ये बताओ 4 हुआ यानी 8 टाइम्स ऑफ जी ऑफ अर्थ, 8 टाइम्स। सेकंड आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते बेटा। वीन्स लॉ का सवाल है, लैम्डा m प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टेम्परेचर होता है। वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी यानी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मैक्सिमम होता है, वो टेम्परेचर के साथ इनवर्सली कनेक्टेड होता है बेटा। याद है, ये वीन्स लॉ का सवाल है। तो आंसर तो दिख ही गया होगा आपको, थर्ड। यार ये रोलिंग का सवाल है, मैक्सिमम हाइट में जब पहुंचेगा तो V भी 0 हो जाएगा, ओमेगा भी 0 हो जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल 0, काइनेटिक ट्रांसलेशन का हाफ mv स्क्वायर, रोटेशन का हाफ ICM ओमेगा का स्क्वायर, और फाइनल mgh, ट्रांसलेशनल काइनेटिक 0, रोटेशनल काइनेटिक 0। तो ये देखो हाफ mv स्क्वायर हाफ ICM हुआ हाफ mr स्क्वायर। डिस्क बोला गया है और ये mgh, और r ओमेगा तो v के बराबर होगा क्योंकि रोलिंग है, तो v बराबर r ओमेगा है। तो यहाँ v रख दो तो 1/4 1/2 3/4 mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। तो यहाँ से m से m गया, हाइट आ गई है बेटा v स्क्वायर बल्कि 3v स्क्वायर बाई 4g, 3v स्क्वायर बाई 4g हाइट आ गई। फोर्थ आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। इस सवाल में कह रहे हैं ये एक वैक्स का पार्टिकल यहाँ हिट करा है और यहाँ के चिपक गया, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक, तो ये रॉड अपने CM के अबाउट ऐसे घूम गया। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दे रहा हूँ, L इनिशियल बराबर L फाइनल। तो ये मोमेंटम लेके आया mvr बराबर ये हो गया I ओमेगा के। तो m हो गया 20 ग्राम को kg में कन्वर्ट करा, v 5 है और r हुआ 1/2, CM से ये परपेंडिकुलर दूरी 1/2, और I हमको दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.02, तो 0.02, और ये हमको ओमेगा निकालना बेटे, ओमेगा निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये 1000 होगा kg में, 100 से कटा 10 आया, राइट। तो देखिए कैलकुलेशन ओमेगा बराबर, यहाँ बचा देखो 20 इंटू 5 100 हुआ, 10 बचा 20 बचा नीचे, तो 1/20 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2, तो ये आया 100/40 यानी 2.5 आ रहा होगा रेडियन पर सेकेंड,
2.5 रेडियन पर सेकंड। थर्ड आंसर बेटे देख लीजिए, सिंपल सा सवाल है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हमने लगाया है यहां पर cm के अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, ए बलून कैरीज ए टोटल लोड ऑफ 85 kg एट नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर 27 डिग्री। नॉर्मल प्रेशर का मतलब है 76 mm ऑफ Hg, ठीक है। What load will the balloon carry on rising to a height at which the barometer reads 45 centimeter of Hg? तो ये 76 सेंटीमीटर है, राइट, सेंटीमीटर ऑफ Hg, और फिर हो गया 45 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और टेम्परेचर हुआ बाद में -7 डिग्री। एज्यूमिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, तो यार एक बात बताओ, रो बराबर क्या होता है? P/m/RT। मोलर मास तो कांस्टेंट है, तो ρ1/ρ2 बराबर ρ1/ρ2 बराबर P1T2/T1P2, ये आएगा। तो बताइए यहां पर P1 है 76 और T2, बाद का टेम्परेचर कितना हुआ? -7 + 273 करो, तो ये तो हमारा जरा 266 आ रहा है, क्यों भाई? तो ये आया 266 अपॉन T1 बताओ पहले कितना था? 27, तो 27 + 273 करो, तो ये आ रहा 300 केल्विन। तो ये 300 केल्विन, और P2 हुआ 45, ये आ रहा P1 ρ1/ρ2, और डेंसिटी रो बराबर होता मास अपॉन वॉल्यूम। तो बलून का मास वॉल्यूम तो वही है, यानी ये मास का रेशियो होगा m1/m2 बराबर 76 × 266 अपॉन 300 × 45। अब सोचो बेटे, यहां पर पहले मास हमको दिया था, कितना था? पहले जो मास था 185, तो m2 निकाल लो, तो m2 बराबर 45 × ये 45 रख दिया मैंने, 300 × 45 अपॉन 76 × 266। अरे ये 45 नहीं, ये मास दिया था 185, तो पहले 185, तो यहां पर 185, ठीक है। अब आप सॉल्व करिए जरा इसको, तो आप पाएंगे 123.54 kg, ये आंसर आ रहा होगा, देख लीजिए, राइट। तो बच्चों इसके आगे का डिस्कशन आकाश सर और राहुल सर करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्या कह रहे हैं? Diameter of each hollow spherical shell is r, mass n. They are joined by a light and massless rod. Calculate the moment of inertia of the system about x dash axis. ठीक है, तो बताओ x dash के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है सिस्टम का। तो सबसे पहले इसका लिख लीजिए, तो ये हो गया 2/3 mr², और रेडियस r/2 है, तो 2/3 mr²/4, ये हो गया इसका, ठीक है। इसका भी अपनी एक्सिस के अबाउट होता 2/3 mr²/4 प्लस इन दोनों के बीच की दूरी है 2r, तो m × 2r का स्क्वायर, राइट, ये हो गया। तो बताइए जब ये है तो अब अपन इसको जोड़ देते हैं, जोड़ा जाए भाई। तो ये हो गया क्या, ये यहाँ 2 बचा, यहाँ भी ये 2 बचा, तो ये हो गया mr²/6 प्लस mr²/6 प्लस ये हो गया 4mr², तो ये हो गया mr²/3 प्लस 4mr², तो 13/3 mr²। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा? 4th ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं रेजिस्टेंस is R equal to V/I. V is 100 ± 5 and I is 10 ± 0.2 ampere. What is the total error in R?
तो R इक्वल टू बताओ वी वाई आई है, तो डेल्टा आर वाई आर इक्वल टू हो गया डेल्टा वी वाई वी प्लस डेल्टा आई वाई आई। ठीक, डेल्टा वी वाई वी कितना, तो वी है 5 डेल्टा वी और वी है 100। ठीक है, परसेंटेज में बताना है तो प्लस आई है डेल्टा आई 0.2, आई है 10 और पूरे में आप मल्टीप्लाई करा दें 100 से। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास कितना, ये 5 प्लस 2 7% हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक, बताएं भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, गिवन दैट फोर्स इक्वल टू अल्फा अपॉन डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब। अल्फा और बीटा की डायमेंशंस तुमसे पूछी है, तो बताओ F इक्वल टू लिखा हुआ है अल्फा अपॉन रो यानी डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब। तो बताओ रो और डेंसिटी के बीच प्लस का साइन है, रो और बीटा क्यूब के बीच, तो बताओ जो डायमेंशन रो की है वही बीटा क्यूब की। तो रो की डायमेंशन थी ml-3, तो यही डायमेंशन हो जाएगी बीटा क्यूब की। तो जो बीटा है इस बीटा की डायमेंशन हो गई m की पावर 1/3 और l-3 था तो ये हो गया l-1। राइट, बताओ इसके बाद जो डायमेंशन फोर्स की वही अल्फा अपॉन डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब की। ठीक, तो बताओ जो डायमेंशन फोर्स की वही डायमेंशन अल्फा अपॉन डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब की। ठीक, तो बताओ F की डायमेंशन ml-2 इक्वल टू अल्फा की डायमेंशन और इसकी डायमेंशन तो पता ही है तुम्हें ml-3। ठीक, तो अल्फा की डायमेंशन आती हुई यहाँ पे m और m हो गया m की पावर 2, l की पावर -2 और t-2। ठीक, ये हो गया। तो आंसर जो है तुम्हारा वो तीसरा होता हुआ यहाँ पे बच्चों। राइट, बताएं भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन ऑन शोन स्क्रू गेज इज 50। इट मूव्स 0.5 mm ऑन मेन स्केल फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन। पिच लेंथ तुम्हें दी हुई है और क्या बताइए मेन स्केल पे अगर एक पूरे मोशन में अगर ये मेन स्केल पे चलता है 0.5 mm, तो यानी मेन स्केल का जो डिवीजन है MSD ही पिच था। तो बताओ MSD और पिच दोनों की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 0.5 mm। ठीक है, लीस्ट काउंट निकालोगे तो लिखते हो पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। राइट, पिच है 0.5 mm और नंबर ऑफ डिवीजन्स है 50, तो ये आ गया 0.01 mm। ठीक, तो बताओ ये आ गया। ठीक, आपको लिखना है अब रीडिंग, तो रीडिंग क्या लिखते हो, रीडिंग लिखोगे क्या, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर विद साइन। अब कोई साइन नहीं दिया हुआ है तो पॉजिटिव 0 एरर लेंगे अपनी। ठीक है, तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई भाई, तो मेन स्केल की रीडिंग 2 है और एक मेन स्केल का जो है MSD 0.5 mm है, तो ये हो गया 2 × 0.5। लीस्ट काउंट कितना है, तो लीस्ट काउंट है 0.01 सर्कुलर स्केल का और जो रीडिंग हो गई वो है 25 और माइनस 0.05, तो ये हो गया तुम्हारे पास 1.20 mm। ठीक, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारे पास क्या, तीसरा। राइट, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं प्लेयर टेक्स 0.1 सेकंड इन कैचिंग अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। द फोर्स इम्पार्टेड बाय बॉल ऑन हैंड्स ऑफ द प्लेयर इज। तो बताओ F इक्वल टू हम लिखेंगे डेल्टा पी वाई डेल्टा टी। ठीक, अब डेल्टा पी कितना, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल। ठीक, तो बताओ फाइनल हो गया 0 और इनिशियल हो गया माइनस मास है m और वेलोसिटी v अपॉन टाइम लगा 0.1, तो ये हो गया तुम्हारे पास 150 इंटू 10 की पावर -3 इंटू हो गया तुम्हारा 20 0 माइनस
ठीक है, तो ये मिला होगा एक्शन, तो प्लेयर को ये एक्शन मिला होगा और जो रिएक्शन है वो इसके अपोजिट साइन का होगा अपॉन 0.1। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास टाइम। ओके, तो बताइए ये जो है ये आ गया तुम्हारे पास 150 इंटू 20 इज 3000। ठीक है, इंटू 10 की पावर -3 बाई 0.1। ठीक है, तो बताओ ये आ गया तुम्हारे पास कितना, 30 न्यूटन, यानी ऑप्शन हो गया तुम्हारा तीसरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है पार्टिकल मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद सम इनिशियल वेलोसिटी v0 if 3/4 ऑफ इट काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। 3/4 काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई इन फ्रिक्शन इन टाइम t0, देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल एंड ग्राउंड इज। बताओ जो एनर्जी लॉस्ट है वो हो गया क्या, 3/4 ऑफ k इनिशियल, यानी 3/4 ऑफ हाफ mv²। ठीक है, तो जो एनर्जी बची है तो एनर्जी k रिमेनिंग जो है वो रिमेनिंग एनर्जी जो है वो कितनी होगी, तो आपने कहा ये होगा 1/4 ऑफ हाफ mv²। ठीक, तो बताओ अगर इस टाइम पे वेलोसिटी v1 होगी तो हम लिखेंगे हाफ mv1² इज नथिंग बट 1/4 ऑफ हाफ mv²। ठीक, तो बताओ हाफ m से हाफ m गया तो v1 आ गया क्या, v/2। ठीक, और ये कितनी देर में हुआ, तो ये हुआ t0 टाइम में। अब बताओ जरा, अगर ये t0 टाइम में हुआ है और इस पे फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, तो इस फ्रिक्शन के कारण जो एक्सेलरेशन आया होगा पीछे की तरफ μmg लगेगा पीछे, एक्सेलरेशन a इधर और वेलोसिटी रही होगी इधर, तो a इक्वल टू क्या लिखोगे, μmg बाई म्यू यानी μg। ठीक, तो बताओ फाइनल वेलोसिटी तुम्हें लिखनी है तो लिख दो v इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी है v/2, इनिशियल थी v, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो μg इंटू t, t की वैल्यू हो गई v/2 μg। राइट, आपसे म्यू पूछा गया था तो म्यू की वैल्यू हो गई, t की वैल्यू t0 दी हुई थी तो म्यू की वैल्यू हो गई v/, और ये v की वैल्यू v0 दी हुई थी तो v0/2 μg 2g t0, ये आ गई v की म्यू की वैल्यू। ठीक, तो ऑप्शन हो गया कौन सा, पहला। क्वेश्चन नंबर 22, इन द गिवन फिगर the coefficient of friction between m1 and m2 is mu, m2 and horizontal surface is 0। आपसे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, μ1 की वैल्यू म्यू दी हुई है, μ2 कितना है 0। ठीक है, पहला ऑप्शन जिसमें कह रहे हैं कि जो f है ये f म्यू m1g से ज्यादा है, देन रिलेटिव एक्सेलरेशन इज फाउंड बिटवीन m1 एंड m2। अगर f म्यू m1g से ज्यादा होगा तो रिलेटिव एक्सेलरेशन m1 और m2 के बीच होगा, एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा है इफ f इज लेस देन म्यू m1g देन नो रिलेटिव एक्सेलरेशन इज फाउंड बिटवीन m1 एंड m2। तीसरा है इफ f इज ग्रेटर देन म्यू m1g देन बोथ बॉडीज मूव्स टुगेदर। और चौथा है 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो बताइए भाई, आपसे सही ऑप्शन यहाँ पे जानना चाहते। ठीक है, क्या करेंगे, तो आपने कहा सर सबसे पहले हम यहाँ पे कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालेंगे और कंबाइंड एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो आपने कहा उस ब्लॉक को पकड़िए सर जिस ब्लॉक को चलाने की जिम्मेदारी है किसकी, फ्रिक्शन की। ओके, फ्रिक्शन बताइए यहाँ पे किस ब्लॉक को चलाएगा, तो आपने कहा सर फ्रिक्शन जो है ये जो नीचे वाला ब्लॉक है इस पे यहाँ फ्रिक्शन कितना 0, ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, नीचे वाले ब्लॉक और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन 0 है। एफबीडी बनाते हैं, आइए क्या बताएं, ये m1 है, फोर्स इस पे F। ठीक, तो m1 है, फोर्स इस पे F है, क्या बताओ इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो इधर। ठीक, और बताओ यही फ्रिक्शन जो m2 है
इस M2 पे यही फ्रिक्शन F लगा आगे, और इस M2 को चलाने की जिम्मेदारी इसी फ्रिक्शन की होगी। ये फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है म्यू टाइम्स M1G। क्या बताओ, यानी इसका जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन हो सकता है वही कंबाइंड एक्सेलरेशन की भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। और इसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना है तो देखें, तो आपने कहा इसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन अगर देखेंगे तो a मैक्स लिखा जाएगा क्या, म्यू टाइम्स m1g जो कि फोर्स लगा अपॉन मास m2, ये मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है। यानी फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू हम निकालेंगे जिस तक कंबाइंड मोशन हो सकता है, तो F मैक्स फॉर कंबाइंड मोशन क्या होगा। तो अगर कंबाइंड मोशन के लिए हम F मैक्स लिखें तो आप लिखेंगे F इक्वल टू m इंटू ए कंबाइंड, और कंबाइंड एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू ये है। ठीक, तो जरा लिखें, मास टोटल कितना m1 प्लस m2 इंटू कंबाइंड एक्सेलरेशन कितना म्यू टाइम्स m1 बाई m2g। ठीक, तो बताओ F मैक्स कितना आएगा। तो आपने कहा सर F मैक्स हो गया m2 से डिवाइड दें तो 1 प्लस m1 बाई m2 इंटू म्यू m1g, राइट। ये मैक्सिमम फोर्स पॉसिबल है। अब जरा ऑप्शंस को ध्यान से देखें, ऑप्शंस में जो स्टेटमेंट है इन स्टेटमेंट्स को जरा ध्यान से देखें। पहला स्टेटमेंट कहता है कि अगर F म्यू m1g से ज्यादा है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा। क्या बताओ, यहाँ पे जो F की वैल्यू है ये म्यू m1g से ज्यादा है, और अगर ये वैल्यू थोड़ी ज्यादा है म्यू m1g से तब भी यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन देखने को नहीं मिला। दोनों जो ब्लॉक्स हैं वो भी कंबाइंड मोशन कर रहे होंगे, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अगर F म्यू m1g से कम है तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। म्यू m1g की वैल्यू ये देखें जरा, मैक्सिमम पॉसिबल जो वैल्यू है ये 1 है, 1 में हमने कुछ ऐड ही किया है, तो जो फोर्स की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो म्यू m1g से ज्यादा है। म्यू m1g से ज्यादा फोर्स भी आप लगा दोगे तब भी बताइए कोई स्लिपिंग नहीं होगी। ठीक है, तो बताइए, यहां तो कह रहे हैं कि अगर F की वैल्यू म्यू m1g से कम है तब कोई स्लिपिंग नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट सही है। यस, इन दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं F अगर म्यू m1g से ज्यादा है तब रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि जो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू है वो म्यू m1g से ज्यादा है, तब भी रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी फोर्स की जो वैल्यू है वो म्यू m1g से थोड़ी ज्यादा भी रहेगी तब भी रिलेटिव एक्सेलरेशन, तब भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी तो रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन तुम्हारा है वो दूसरा सही है। ठीक है, तो जो है आंसर तुम्हारा हो गया क्या, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं लिक्विड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 1.8 सेंटीमीटर इन ग्लास कैपिलरी A, another glass capillary B having diameter 90% of capillary A is immersed in same liquid. The rise of liquid in capillary B is, क्या बताओ, क्या लिखते हैं, H1R1 बराबर H2R2, यानी H1/H2 बराबर R2/R1। ठीक, कह रहे हैं R2 इज 90% ऑफ R1, यानी 0.9 R1/R1 इक्वल टू 1.8/H2। ठीक, R1 से R1 गया, H2 की वैल्यू आ गई 1.8/0.9, दैट इज 2 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन हो गया क्या, तीसरा। ठीक, बताएं भाई इसके बाद 24, a glass slab consists of two parallel layers of two different materials of same thickness having thermal conductivities K1 and K2. The equivalent conductivity of the combination is, combination की equivalent conductivity क्या होगी, यानी आप चाहते हैं कि इन दोनों को हटा के इनकी जगह पे एक सिंगल लेयर लगाएं जिसकी थिकनेस हो, जिसका एरिया कितना, तो आपने कहा ये A, तो ये एरिया हो जाएगा 2A, लेंथ इसकी L।
क्या बताओ, इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो लिखोगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R लिखते हो आप 1/KLY, तो 1/R लिखोगे KAYL, राइट। तो यहाँ बताइए 1/R इक्विवेलेंट लिखेंगे, K इक्विवेलेंट और एरिया इसका है 2A/L इक्वल टू बताओ 1/R1, तो K1L/K1A, एरिया A है अपॉन L, प्लस ये हो गया K2A/L, ठीक। क्या बताओ, A से A गया, L से L गया, K इक्विवेलेंट आ गया K1 प्लस K2/2, राइट। यानी ऑप्शन हो गया तुम्हारा दूसरा बालकों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, a monoatomic gas follows P cube V square equal to constant. Find molar specific heat capacity for this gas. क्या बताओ, P cube V square पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दिया हुआ है इक्वल टू कांस्टेंट, यानी P V की पावर 2/3 इक्वल टू कांस्टेंट दे रखा है। तो बताओ इसको PV की पावर m इक्वल टू कांस्टेंट से कंपेयर कराइए। C प्रोसेस वहां पे लिखते हैं हम लोग CV प्लस R/1 माइनस m, तो वैल्यू रख दीजिए। तो C प्रोसेस हम लिखेंगे CV, मोनोएटॉमिक गैस है, तो CV हम लिख देते हैं 3R/2 प्लस R/1 माइनस 2/3, क्योंकि m की जगह लिखा हुआ है 2/3, राइट। रख दें यहाँ पे भाई, तो ये हो गया कितना 3R/2 प्लस ये हो गया कितना 3R, ठीक। तो बताओ ये हो गया तुम्हारे पास ये 6, तो 9R/2, यानी ऑप्शन हो गया कौन सा, 4th, ओके। 26, a small block of mass m is pushed towards a movable wedge of mass eta m and height h with initial velocity u. Find all surfaces are smooth. The minimum value of u for which block will reach the top of wedge. दो इक्वेशन बना लेते हैं, एक मोमेंटम कंजर्वेशन की और एक एनर्जी कंजर्वेशन की। क्या बताइए, जब ये यहाँ पे ऐसे जाएगा तो इस पूरे सिस्टम की अगर हम बात करें, स्मॉल m और ईटा टाइम्स स्मॉल m, वेज और मास के सिस्टम की बात करें, तो इन दोनों पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इनके बीच जो भी फोर्स लगा होगा वो इनके बीच का मामला इंटरनल फोर्स। क्या बताइए, अगर इनके बीच सिर्फ इंटरनल फोर्स लग रहा है तो यहां पे टोटल मोमेंटम रहना चाहिए कैसा, कंजर्व। साथ ही साथ इनके बीच कोई फ्रिक्शन वगैरह नाम का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है, तो बताइए यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो भी रहनी चाहिए कैसी, कंजर्व। तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन बनाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के और एक इक्वेशन बनाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन लगा के। दो इक्वेशन, अननोन भी दो, तो हमारा काम यहां हो जाना चाहिए। पहली इक्वेशन बनाते हैं, इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक। इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू, फाइनल क्या बताइए, ये जा रहा होगा किसी v वेलोसिटी से, ये भी जा रहा होगा किसी v वेलोसिटी से। फाइनली जब ये यहाँ पे पहुंचा होगा, फाइनल फिगर में बना दूं ताकि आपको अच्छे से रियलाइज हो सके। फाइनली कुछ ऐसा मामला रहा होगा कि ये जो ब्लॉक है ये पहुंच चुका है एकदम यहाँ पे टॉप पे। तो बताओ ये जो ब्लॉक है जब ये एकदम यहाँ टॉप पे पहुंच चुका होगा तब की हम बात कर रहे हैं, तब बताओ इस पूरे की वेलोसिटी v, तो इसकी भी वेलोसिटी v, ठीक। तो बताइए इसकी भी वेलोसिटी कितनी, v, तो m से m कैंसिल, v की वैल्यू आ गई u/1 प्लस ईटा, ठीक। एक तो ये इक्वेशन मिल गई हमें, एक ये रिलेशन मिल गया। दूसरा हमें क्या चाहिए, तो आपने कहा सर दूसरा जो है एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, तो E इनिशियल इक्वल टू E फाइनल लगाया जाए, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताओ, सिर्फ इसके पास थी 12 mu²,
फाइनल बताएं। हाफ m, क्या बताओ इसकी वेलोसिटी v, इसकी भी वेलोसिटी v, टोटल दोनों कंबाइंड जा रहे हैं तो हाफ m प्लस ईटा m इंटू v का स्क्वायर, प्लस क्या बताओ ये m मास ऊपर भी चला गया h हाइट, तो इस m मास ने गेन कर ली है पोटेंशियल एनर्जी भी, राइट। तो सिस्टम की इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू सिस्टम की फाइनल एनर्जी। m से m बच्चों कैंसिल होता हुआ v की वैल्यू रखें, और v की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, u अपॉन 1 प्लस ईटा रख दें यहाँ पे। तो ये हो गया क्या, u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू हाफ 1 प्लस ईटा, या 1 प्लस ईटा तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो बच जाएगा u स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ईटा, राइट, प्लस GH। ठीक, हमें निकालना है क्या, u। तो बताओ ये बन गया तुम्हारे पास u स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ईटा, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस 2GH। ठीक, तो u स्क्वायर कॉमन आया, ये बचा 1 माइनस, इसको इधर ले गए तो 1 प्लस ईटा इक्वल टू 2GH। ठीक है, तो ये बचेगा तुम्हारे पास u स्क्वायर टाइम्स ईटा अपॉन 1 प्लस ईटा इक्वल टू 2GH। ठीक, तो u की वैल्यू यहां से लिख दो, तो यहां से u की वैल्यू आ गई क्या, तो आपने कहा √2GH टाइम्स 1 प्लस 1 बाई ईटा, राइट। तो ये आ गई तुम्हारी u की वैल्यू, यानी जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होता हो, √2GH अपॉन टाइम्स 1 अपॉन 1 प्लस ईटा। तो ऑप्शन हो रहा है तुम्हारा तीसरा सही यहाँ पे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, a bullet of mass 0.01 kg traveling with a speed of 500 meter per second strikes a block of 2 kg which is suspended by a string of length 5 meter. The center of gravity of the block is found to rise a vertical distance of 0.1 meter. What is the speed of bullet after it emerges from the block? तो यार बताओ, ये बुलेट है, बुलेट का मास 0.01 kg। ठीक, क्या बताएं, जैसे ही ये बुलेट इस 2 kg के ब्लॉक से टकराती है तो ये 2 kg का ब्लॉक बताइए पहुंच जाता है इधर, और यहाँ पे ये टकराने के तुरंत बाद बताइए इस 2 kg के ब्लॉक को कुछ भी वेलोसिटी मिली होगी, और ये पहुंच गया यहाँ पे कितनी हाइट ऊपर, 0.1 मीटर। और ये बुलेट जो है, ये बुलेट किसी v स्पीड से अब जा रही है। ठीक है, आपको इस v की वैल्यू बतानी है। इनिशियल स्पीड आपको इसकी दे रखी है कितनी, 500 मीटर पर सेकंड। यार एक बात बताओ, कोलिजन के बाद इसको वेलोसिटी मिली होगी कुछ v1 और इसको v। अगर आप ये v1 निकाल लें तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के v की वैल्यू भी मिल जाएगी, और v1 निकालने का तरीका आपको दिया हुआ है। आपसे कहा गया है कि ये 2 kg का ब्लॉक जब बुलेट इससे निकल जाती है उसके बाद ये कितनी हाइट ऊपर जाता है, 0.1 मीटर, राइट। यानी इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी मिली होगी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस 2 kg को जो भी एनर्जी मिली, हाफ इंटू 2 इंटू v1 का स्क्वायर, वो एक्चुअल में mgh में कन्वर्ट हो गई होगी, यानी 2gh, क्योंकि मास कितना है, 2। ठीक, तो बताओ यहां से v1 की वैल्यू आ गई होगी √2gh, यानी बताओ v1 की वैल्यू √2, g की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे h कितना है 0.1, g की वैल्यू 9.8 लीजिए इंटू 0.1, तो इससे तुम्हें फायदा ये होगा कि ये 1.96 बनेगा, जो कि 1.4 का स्क्वायर होता है, तो ये 1.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए जब 1.4 मीटर पर सेकंड आ गई ये वेलोसिटी, यानी कि टकराने के बाद ये वेलोसिटी जो है इसकी 1.4 मीटर पर सेकंड रही होगी। तो अब क्या, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को कंजर्व करा दें, तो P इनिशियल इक्वल टू लिखें P फाइनल के। P इनिशियल क्या, तो आपने कहा इनिशियल मास कितना था सिर्फ बुलेट के पास वेलोसिटी, तो 0.01
इंटू कितना 500 इक्वल टू फाइनल की बात करें तो ये 2 kg v1 वेलोसिटी लेके गया और v1 की वैल्यू हमें पता है 1.4, तो 2 इंटू 1.4। और बताओ ये जो बुलेट है 0.01 kg की इंटू वेलोसिटी इसकी v, ठीक, तो ये हो गया 5 और ये -2.8 इक्वल टू 0.01 इंटू v की वैल्यू आ गई यहां से 220 मीटर पर सेकेंड, ठीक, 2.2 बचता अपॉन 0.01, तो इट बिकम्स 220 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन हो गया तुम्हारा दूसरा, राइट। क्वेश्चन नंबर 28, अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a circular path, constant radius r such that its centripetal acceleration is varying with time t as ac equal to k square r t square। तो यार देखो पावर पूछा है, ठीक है, तो बताओ ये जिस सर्कल में घूम रहा है वेलोसिटी v होगी, रेडियस रही होगी r, ठीक है, सेंटर यहाँ पे रहा होगा, रेडियस r रही होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे लग रहा होगा जिसके कारण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे आया होगा, ठीक। क्या बताओ वेलोसिटी अगर v रही होगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, v स्क्वायर बाई r, ठीक, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तुम्हें दे रखा है k स्क्वायर r t स्क्वायर इक्वल टू हो गया v स्क्वायर बाई r, तो v की वैल्यू आ गई यहां से k r t, ठीक है। अब यानी ये वेलोसिटी देखो वेरिएबल है। अच्छा, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये तो हमेशा सेंटर की तरफ लगा, पावर लिखते हो f डॉट v, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण या सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण कोई पावर लॉस होने वाला नहीं है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा लगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। और बताइए F डॉट V हो जाएगा इसके कारण कितना, 0, तो इसके कारण पावर जो है वो कितनी होगी, 0, ओके। लेकिन बताइए ये जो वेलोसिटी है ये वेरिएबल है, और जब ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वेरिएबल है यानी यहाँ पे एक और एक्सेलरेशन मौजूद है जिसे हम कहते थे क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो आपने कहा dv बाई dt कितना हो जाएगा, kr। तो बताओ टेंजेंशियल फोर्स कितना लगा होगा, तो आपने कहा सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर है तो टेंजेंशियल फोर्स भी यही लगा होगा, तो बताओ F इक्वल टू क्या लिखोगे, तो आपने कहा F इक्वल टू लिखते हैं m इंटू ए टेंजेंशियल, ए टेंजेंशियल है के आर, तो जो है फोर्स वो आ गया m के आर। क्या बताओ ये फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल है तो इसके कारण पावर लगेगा, और P इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो आपने कहा F डॉट V, F कितना m के आर, V कितना k r t, ठीक, तो हो गया m k स्क्वायर r स्क्वायर इंटू t, यानी ऑप्शन हो गया दूसरा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29, a particle is given an initial speed u inside a smooth spherical shell of radius 1 meter that it is just able to complete the circle. Acceleration of the particle when its velocity is vertical is, पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताना है जब इसकी वेलोसिटी कैसी हो, वर्टिकल। यार एक बात बताओ, तुमसे कहा गया कि ये जस्ट कंप्लीट कर पाए, यानी यहां वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5gr, तो यहां वेलोसिटी कितनी है निकाल लो, उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो इन दोनों पॉइंट्स के बीच, तो k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। k इनिशियल कितना, हाफ m इंटू v स्क्वायर यानी √5gr का स्क्वायर, ठीक, प्लस u इनिशियल यहां की बात है तो 0, k फाइनल हाफ m इंटू यहां वेलोसिटी v रही होगी तो हाफ m इंटू v स्क्वायर प्लस रेफरेंस लाइन यानी यहां से ऊपर आ गए कितना r, तो mgr, राइट। m से बताइए m गया तो यहां से तुम्हें v की वैल्यू मिल गई √3gr, r की वैल्यू कितनी है 1, तो वेलोसिटी आ गई √3g क्योंकि r इक्वल टू 1 था, ठीक, तो वेलोसिटी √3g है। अब बताइए यहाँ पे
एक एक्सेलरेशन लगा होगा नीचे g, mg के कारण, एक एक्सेलरेशन लगा होगा सेंटर की तरफ, वेलोसिटी है √3g। क्या बताइए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखोगे v²/r, राइट, यानी ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना 3g, और जो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन था वो g, तो a नेट लिखोगे इन दोनों का रिजल्टेंट जो कि ये आएगा, तो a नेट लिखा गया √3g का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर, राइट, यानी बताइए a नेट आ गया क्या, तो आपने कहा ये आ गया g√10, यानी ऑप्शन हो गया कौन सा, तो आपका जवाब है पहला। क्वेश्चन नंबर 30, 2 bullets are thrown simultaneously in the same vertical plane from same point with different speeds u1 and u2 at an angle of projection θ1 and θ2 with horizontal such that u1 cos θ1 equal to u2 cos θ2, then path followed by one as seen from the other is। दो प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हो, ये u1 है, एंगल θ1, ठीक है, और सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो दूसरा प्रोजेक्टाइल ये है। अच्छा, तो इस प्रोजेक्टाइल की पहले वेलोसिटी बना दे, ये यहाँ पे कितना है u1 cos θ1 और ये यहाँ पे है u1 sin θ1, ठीक। इसी पॉइंट से एक दूसरा भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसकी वेलोसिटी बताइए, इसको किसी स्पीड u2 से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल θ2, तो इसकी वेलोसिटी इधर u2 cos θ2, इधर u2 sin θ2, ठीक। क्या बताओ, दोनों पे नीचे लगेगा जी, तो किसी एक को रोक दें, तो मान लो हमने इसे रोक दिया, तो अगर इसको हम रोक देंगे तो बताओ इसकी, अब इस वाले की बात करते हैं, तो जो पहला वाला था प्रोजेक्टाइल, इसकी वेलोसिटी इधर थी u1 cos θ1, इधर थी u1 sin θ1। जब मैंने इसको रोक दिया तो इसको, इसकी जो वेलोसिटी होती थी वो दूसरे को अपोजिट सेंस में देते थे, तो इसकी वेलोसिटी जो दूसरा वाला है, इसकी वेलोसिटी है x के अलोंग u2 cos θ2, अगर इसे रोकोगे तो इसकी यही वेलोसिटी पहले वाले को दोगे u2 cos θ2 माइनस x के अलोंग। सिमिलरली इसकी वेलोसिटी y के अलोंग थी u2 sin θ2, तो इसको यही वेलोसिटी दोगे u2 sin θ2 माइनस y के अलोंग। तो क्या बताइए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो बची वो सिर्फ y के अलोंग, ठीक। कितनी, u1 sin θ1 माइनस u2 sin θ2। एक्सेलरेशन की बात करो तो इस पार्टिकल का, पहले वाले पार्टिकल का जो खुद का एक्सेलरेशन था वो g था कहां, नीचे, ठीक। क्या बताओ, इसका भी एक्सेलरेशन g कहां होगा, नीचे। इसको रोकोगे तो इसका एक्सेलरेशन इसे मिलेगा कहां, ऊपर। तो बताओ रिलेटिव एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली इसका g इसे ऊपर मिला, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना, 0। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी, कांस्टेंट, और कांस्टेंट में भी कितनी आ गई, तो आपने कहा u1 sin θ1 माइनस u2 sin θ2। तो बताओ वेलोसिटी कांस्टेंट है, पार्टिकल की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कांस्टेंट, यानी बताइए इस पे बैठे हुए पर्सन को ये वाला पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ दिखाई देगा, वो भी y के अलोंग, क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी है y के अलोंग, राइट। ऑप्शन आता हुआ पहला। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर विद अ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द हाइट ऑफ द टावर is 70 meter. After how many seconds from the instant of throwing will the ball reach the ground? क्वेश्चन कह रहा है ये कोई टावर है, इसकी हाइट दे दिया 70 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट फेंका गया है, अब जब यहाँ से ऑब्जेक्ट फेंका गया है उसका एंगल दे दिया 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, ठीक है।
तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ये 50 है, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 50 साइन थीटा, जो कि u ऑफ y होगा, और u ऑफ x हो जाएगा 50 कॉस थीटा। ठीक है, अब मुझे पूछा जब ये बॉल है ये यहाँ से आएगी तो यहाँ कितने टाइम बाद टकराएगी। ठीक है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकल वाली देख लेंगे। वर्टिकल यहाँ से यहाँ तक का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 70 मीटर। ठीक है, और ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50 साइन थीटा, मतलब 25 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे हो रहा है, तो 70 जो होगा h वो माइनस का आएगा, माइनस का 70 इक्वल टू u कितना है 25, तो प्लस का 25 टी माइनस के, क्योंकि g है वो भी नीचे लग रहा है, तो माइनस के 5 टी स्क्वायर। मैं क्या करूँगा इसमें से 5 कॉमन ले लूँगा। ठीक है, जब 5 कॉमन लूँगा और इसको इधर लेके जाऊँगा तो टी स्क्वायर माइनस के 5t और माइनस के 14 इक्वल टू 0। इसके अब फैक्टर कर दूंगा। मुझे क्या माइनस के 5t लेके आना, तो टी स्क्वायर माइनस के 7t प्लस के 2t माइनस के 14 इक्वल टू 0। टी कॉमन ले लिया तो टी यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो टी माइनस के 7, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा तो टी माइनस के 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ इसके फैक्टर बनेंगे t माइनस के 7 और t प्लस के 2। तो एक जो t की वैल्यू आएगी वो 7 आएगी, और एक t की वैल्यू जो आएगी वो माइनस के 2 आएगी, और जो t नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, तो t की वैल्यू t इक्वल टू 7 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेज revolve in circular orbit of radius r1 and r2 with the same period। ठीक है, तो सेंटीमीटर फोर्स पूछा है। सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है r ओमेगा स्क्वायर। तो अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो ओमेगा इक्वल टू कितना होता है 2 पाई बाई टी। तो अगर दोनों के लिए टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा भी सेम होगा। तो f1c अपॉन f2c इक्वल टू r1 ओमेगा स्क्वायर अपॉन r2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जो ओमेगा है वो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो f1c अपॉन f2c इक्वल टू r1 अपॉन r2। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है स्ट्रेस दे दी है, इज अप्लाइड टू अ स्टील रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर along its length, its young modulus is इतना। स्ट्रेस भी दे दिया, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता था गामा इंटू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल होता था। तो स्ट्रेस कितनी दे दिया 3.18 इंटू 10 टू की पावर 8। ठीक है, अपॉन गामा कितना हो जाएगा इसका, ये दे दिया इन्होंने 2 इंटू 10 टू की पावर 11 इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू कितनी दे दी है 1। ठीक है, तो जो डेल्टा एल पूछा है एलोंगेशन, तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा, तो इससे इसको कैंसिल करोगे तो 2 बन जाए 2.59 आएगा, और ये ऊपर लेके जाओगे तो 1.59 इंटू 10 टू की पावर, ये माइनस के ऊपर 11 हो जाएगा, प्लस के 8 दिया तो कितना हो जाएगा माइनस के 3। तो डेल्टा एल आएगा, इन्होंने जो डेल्टा एल की वैल्यू पूछी है वो पूछी है mm में। ठीक है, तो ये डेल्टा एल आएगा 1.59 mm। ठीक है, 1.59, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है सेल ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड व्हेन इट ब्लड्स एंड फॉर्म्स टू पार्ट्स ऑफ मास 9 kg and 1 kg respectively. If first mass is stationary, the velocity of second mass। ये कह रहा है कोई 10 kg का मास है, ये कितने से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, 10 kg का मास 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब क्या हुआ, ये ब्लास्ट हो गया। एक मास था वो 9 kg का था जो कि किस पे रह गया
रेस्ट में, और 1 मास है वो 1 kg का बच्चा है, उसकी वेलोसिटी आपको पूछी है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो यहाँ पे m1v1 तो 10 × 10 इक्वल टू इसका 9 × 0 प्लस v2 × 1। तो यहाँ से v2 आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है a constant power p is applied to particle of mass m, the distance traveled by the particle when its velocity increase v1 to v2। तो पावर क्या दे दी है, कांस्टेंट है, ठीक है। p इक्वल टू क्या होता है, f इंटू v, f इक्वल टू क्या होता है, m इंटू a, तो m a v, तो p इक्वल टू आ जाएगा m a v। अब आपसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इनसे कोई मतलब नहीं। ए की जगह पे क्या रखेंगे, डिस्टेंस पूछिए तो ए का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एस, ठीक है। ए की जगह पे ये लगा दूंगा मैं, तो p इक्वल टू एम डी वी अपॉन वी डी वी अपॉन डी एस इंटू वी, ठीक है, इंटू वी। तो एक ये p अपॉन एम इधर हो जाएगा, ठीक है। तो डी एस में इधर ले आऊंगा इक्वल टू एम अपॉन पी वी स्क्वायर डी वी। अब मैं इसका क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करूंगा, v1 से स्पीड कहाँ तक जा रही है, v2 तक, तो v1 टू v2, ठीक है, 0 से s। तो बताओ ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, s इक्वल टू m बाई पी, कॉन्स्टेंट है, मास भी कॉन्स्टेंट है और पावर भी कॉन्स्टेंट है, इसीलिए बाहर निकाल दिया है। अब v स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा v क्यू अपॉन 3। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी, v1 से v2, तो जो s आएगा वो आएगा m अपॉन 3p, 3 बार ले आए, v2 का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, v1 का क्यूब, ठीक है। तो m अपॉन 3p v2 का क्यूब माइनस के v1 का क्यूब, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास हैव इनिशियल वेलोसिटी इतने इतने, m1 कोई, मैंने दोनों के मास सेम है, एक की वेलोसिटी कितनी दे दी है, 2i कैप, एक की वेलोसिटी दे दी है 2j कैप, ठीक है। फर्स्ट पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन दे दिया v1 दे दिया, v2 दे दिया, इसका एक्सीलरेशन दे दिया a1 दे दिया, a1 कितना दिया है i प्लस जे कैप, i प्लस जे कैप, और इसका जो एक्सीलरेशन है, इस वाले मास का एक्सीलरेशन है a2, वो दे दिया आपको 0। अब पूछा इसका पाथ कैसा होगा, सेकंड पार्टिकल इज ऑलवेज एट रेस्ट, टू पार्टिकल्स मूव्स इन, किस पाथ में मूव करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, सेंटर ऑफ मास का पाथ पूछा, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालूंगा। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने के लिए वी सी एम इक्वल टू m1v1 प्लस के m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, दोनों का मास सेम है, तो वी सी एम यहाँ से निकल आएगा m1v1 तो 2mi कैप प्लस के 2mj कैप अपॉन 2m, m1 प्लस m2 2m, तो जो यहाँ से VCM आएगा वो आ जाएगा 2m 2m कॉमन मिल जाएगा i कैप प्लस के j कैप, ठीक है। अब मैं निकालूंगा ACM, ACM भी क्या होता है, m1 a1 प्लस के m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 a1 m इंटू a1 कितना i कैप प्लस के j कैप प्लस m इंटू इस दूसरे वाले का एक्सीलरेशन कितना है 0 अपॉन 2m, तो यहाँ से ACM आएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन 2i प्लस j। तो क्या आप देख पा रहे हैं जो VCM है और जो ACM है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पैरेलल होते हैं तो पाथ कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है इफ अर्थ इज सस्पेंडेड
if Earth is supposed to be a sphere of radius r, if g30 is value of acceleration due to gravity at latitude of 30 degree and g naught at the pole, the value of g naught minus के g 30 degree. तो latitude पे कितना g की वैल्यू होती थी, g लैम्डा इक्वल टू जी पोल माइनस के आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। अब ये कह रहा है लैम्डा की वैल्यू कितनी रहती है 30, तो g30 इक्वल टू पोल पे कितना माना इन्होंने जी नॉट, तो जी नॉट माइनस के आर ओमेगा स्क्वायर, लैम्डा की वैल्यू दी है यहाँ पे 30, तो कॉस 30 का स्क्वायर, कॉस 30 का स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4। और इन्होंने वैल्यू पूछे जी नॉट माइनस के 30, तो इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर, तो आर ओमेगा स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर इक्वल टू जी नॉट माइनस के g30, इसका हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा जी नॉट माइनस g30 डिग्री इक्वल टू 3/4 आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। जी नॉट माइनस g30 की वैल्यू निकल आई 3/4 ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में गए इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मासेस ईच 1 kg आर प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस, ये प्लस माइनस के 1 मीटर और 2 मीटर। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यहाँ 1 मीटर है, यहाँ 2 मीटर है, यहाँ 4 मीटर है, यहाँ पे 8 मीटर है, यहाँ पे 60 मीटर होगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट, माइनस के 2 मीटर, माइनस के 1 मीटर, माइनस के 2 मीटर, माइनस के 4 मीटर, माइनस के 8 मीटर। यहाँ पे हर जगह 1 kg का मास रखा हुआ है, 1 kg 1 kg 1 kg, ठीक है। अब इसकी वजह से इन्होंने पूछा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या होता था, v इक्वल टू माइनस के g/m/r, ठीक है। अब m की वैल्यू तो 1 है और r की वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो v इक्वल टू, जब मास 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर होगा, तो इसकी वजह से पहले इसकी वजह से लिख दे रहा हूँ मैं, तो m कितना है 1 हो जाएगा, g/m/r, r कितना 1, माइनस के g/m/r कितना है 2, माइनस के g/m/r कितना है 4, डॉट 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 डॉट, एक इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। जितनी डिस्टेंस पे जितना सेम मास और सेम डिस्टेंस पे इधर भी रखा हुआ है मास, सेम डिस्टेंस पे मास इधर भी रखा हुआ है, तो जितना उन मास की वजह से पोटेंशियल होगा उतना इनकी वजह से होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो v इक्वल टू हो जाएगा, माइनस g कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस के 2g, ये सीरीज बन जाएगी 1 प्लस के 1/2 प्लस के 1/4 प्लस के 1/8 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट सीरीज बन गई जीपी। ये मैंने 2 का मल्टीप्लाई इसीलिए किया कि कुछ सेम मास सेम डिस्टेंस में इधर भी रखा हुआ है, ठीक है। तो 1 प्लस के इसका जीपी का सम क्या होता है, a/1 माइनस के r, तो मैं यहाँ इधर कर दे रहा हूँ, ये v टोटल हो जाएगा माइनस के 2g, a कितना है, a की वैल्यू 1 है, 1 माइनस के इसका r कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये माइनस के 2g इंटू ये 2 माइनस 1 तो 2/1 हो जाएगा, तो v आ जाएगा माइनस के 4g, माइनस के 4g, फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है स्मॉल रिंग हैविंग स्मॉल गैप इज शोन इन फिगर ऑन हीटिंग, व्हाट विल हैपन टू द साइज ऑफ गैप। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो इसका जो ये साइज इंक्रीज होगा वो फोटोग्राफिक इन्लार्जमेंट होता है, तो फोटोग्राफिक की अकॉर्डिंग ये इसकी रेडियस भी बढ़ेगी और ये वाला साइज भी बढ़ेगा और ये लेंथ भी बढ़ेगी। तो ऑप्शन कौन सा, थर्ड हो जाएगा, सब कुछ इसमें इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल
performing linear SHM is 12 seconds. What is the minimum time taken by it to move from the mean position to a position where the displacement is equal to half its amplitude? तो ये क्वेश्चन कह रहा है इस तरीके से, ये मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट किया है, ये यहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक? एम्पलीट्यूड के आधे तक, a/2 तक, ठीक है। जब ये a/2 तक पहुँचा है तो पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है, मिनिमम टाइम टेकन। तो अगर मैं थीटा निकाल दूँ तो निकल आएगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी दी है उसने? a/2। और अगर ये जो इसका ये रेडियस है वो a है तो ये कितना हो जाएगा? a cos थीटा, ये a cos थीटा और ये a sin थीटा। तो a sin थीटा इक्वल टू दे दिया इन्होंने a/2। तो इसको वहाँ से a/2 तक पहुँचने में कितना थीटा चलना पड़ेगा वो यहाँ से निकाल लेंगे। तो sin थीटा इक्वल टू आएगा 1/2, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा π/6। मीन पोजीशन से a/2 तक पहुँचने में इसको एंगल चलना पड़ा π/6। तो थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा टी, तो π/6 इक्वल टू ओमेगा होता है 2π टाइम पीरियड कितना दिया? 12 सेकेंड इंटू टी। तो पाई से पाई कैंसिल, 6 से ये कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टी इक्वल टू आ गया 1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है इफ अ लिक्विड वेट अ सॉलिड देन द एंगल ऑफ कांटेक्ट में बी। जब ये लिक्विड सॉलिड को वेट करेगा तो ये कॉनकेव बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो नॉर्मल लिक्विड ऐसे बना हुआ था, फिर क्या होगा, ये जब ये इनके बीच में फोर्स ज्यादा होगा तो ये लिक्विड इधर आ जाएगा, तो कौन सा मेनिस्कस बनेगा? कॉनकेव। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता था वो होता था यहाँ पे जो टेंजेंट होता है उसके और इस सॉलिड सरफेस के बीच का एंगल थीटा, और ये जो एंगल बनेगा कॉनकेव वाले में वो एक्यूट एंगल बनता है लेस देन 90 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा था क्वांटिटी विच डू नॉट वेरी पीरियडिकली इन एसएचएम। एसएचएम में पीरियडिकली कौन नहीं वेरी करता। टोटल एनर्जी कितनी होती थी? हाफ के ए स्क्वायर, जो कि हमेशा कांस्टेंट होती थी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती थी? x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये पीरियडिकली वेरी करती थी, वेलोसिटी भी वेरी करती थी और ये भी वेरी करती थी। ये तीनों गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में डायग्राम दिखाया गया है और इसमें फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो ये जो स्प्रिंग K1 और K2 है ये दोनों किसमें? पैरेलल में। पैरेलल में तो जो K इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा K1 प्लस K2। तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी 1/2 पाई, रूट में K/m होता है तो K1 प्लस K2/m हो जाएगा। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है अ बॉडी ऑसिलेट इन एसएचएम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इतने, x इक्वल टू कितना दे दिया इन्होंने? 5 cos 2 पाई टी प्लस के π/4, ठीक है। इट्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा तो यहाँ पर t इक्वल टू 1 सेकेंड लगा देंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 cos, t इक्वल टू 1 लगाओगे तो 2 पाई प्लस π/4। cos 2 पाई प्लस थीटा होता था cos थीटा, x इक्वल टू 5 cos π/4। cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, तो 5/√2 आंसर आ जाएगा। 5/√2 थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है द एक्सीलरेशन A of a particle undergoing SHM is shown in the figure. Which of the labeled points corresponds to the particle being at
माइनस के एक्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो ए होता था SHM में वो होता था माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे ए इक्वल टू जो एक्सीलरेशन वो है माइनस के ओमेगा स्क्वायर माइनस के एक्स मैक्सिमम, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ए इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स मैक्सिमम, ठीक है। तो जो ए का होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, ए मैक्सिमम होगा और वो भी किस में होगा, पॉजिटिव में। तो ए मैक्सिमम किस पॉइंट पे पॉजिटिव में, फर्स्ट में। फर्स्ट पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 4। तो इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा।